पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ भी उनसे हम करवा देते हैं। राहुल देव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। मुख्तार अली जी भी जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी लीडर हैं। और निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है हमारे खास शो में। निरंजन पोद्दार जी, इस बार के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या आखिर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर 13 में से 10 सीटें इंडिया इत्तेहाद के पास आई हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो अपोजिशन की ताकत है और ज्यादा मजबूत होगी। अब देखिए जाहिरा जी, मैं इको आ रहा है, थोड़ा सा ठीक करवाइए। और एक निवेदन ये था कि मेरी बात को पूरी होने दीजिए, जिससे आपको पूरा विश्लेषण आपको समझ में आ जाएगा। कहिए। हाँ, थोड़ा सा इको ठीक करवाइए आपको। हाँ। जी ठीक करवा रहे हैं। देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से जो जनता है उसका क्या मैसेज है, ये आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद में जनता ने हाथों हाथ सिर माथे पे बैठाया, कई राज्यों के अंदर इनको सत्ता दी, और उसके अलावा केंद्र के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ इनको 2 बार इनको यहाँ पे पदस्थापित किया। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम सबसे घातक बीमारी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये बीमारी चस्पा हो गई, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को ये बीमारी लग गई। और जिस तरीके की जो राजनीति हुई पिछले 10 वर्षों के अंदर, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी जो एक समय बात करा करती थी कांग्रेस मुक्त भारत की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बनती चली गई। और इस चीज को देख करके जनता ने, आप ये समझ लीजिए, जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हो गई। और अब जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, या यूं कहें कि अब ये उपचुनावों का जो परिणाम आया, इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वहम तो कहीं ना कहीं टूट गया है, खत्म हो गया, लेकिन अहम जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान और उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों के लिए गेट खोल दिया, और एक जिसको कहते हैं कि सुचिता की सारी पराकाष्ठाएं जो होती है वो टूट गई। क्योंकि ये बात इसलिए आप ये देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करके, यानी कि देश के अंदर भ्रष्टाचार को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया, और जनता ने उस चीज को स्वीकार किया, प्रधानमंत्री जी का साथ भी दिया, नरेंद्र मोदी जी का, उसके अंदर शामिल भी हुई जनता। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई के अंदर निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने काम किया कि कल जाकर के जिस आदमी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आज उस आदमी को उठा करके उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए जाहिरा जी, आपने स्वयं उस भ्रष्टाचार की लड़ाई को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया ऐसा काम करके। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि इनको इतना ज्यादा मुगालता कैसे हो गया कि भाई हमारे हाथ से छूटा हुआ पत्थर सीधा निशाने पे जाकर के लगेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जनता है, सिर माथे पे बिठाती है, और जब जनता जब आदमी को प्रेम करती है और जब जनता नाराज होती है, तो वो फिर उसको धरातल पे भी ले आती है। लेकिन इसके अंदर साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो विपक्ष है जिस तरीके से छलांगे मार रहा है, विपक्ष को भी इसके अंदर इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जनता, ऐसा नहीं है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया और विपक्ष को हाथों हाथ ले लिया, उनको सारा स्वीकार कर दिया। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम देख लीजिए, चाहे अब ये जो उपचुनावों के चुनाव परिणाम, अब मैं इसकी सिलसिलेवार इसकी व्याख्या करता हूं कि जिस तरीके से हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर चुनाव हुए, जिनमें से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो, आप ये समझ लीजिए, कम्युनिस्ट सीपीएम से आए हुए, टीएमसी से, सीपीएम से टीएमसी और टीएमसी से आए हुए लोगों को अपनी पार्टी में लेकर के और विधायक बना दिया था। उनमें से 3 लोग वापस टीएमसी उन्होंने ज्वाइन कर ली, उन विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं वो चुनाव रिपीट हो गया। पहली बात। दूसरी बात कर रहा हूं, आप बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करिए, आप रुपौली की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीमा भारती को जेडीयू से तोड़ करके आरजेडी ने अपने में शामिल करवाया, और तमाम सारी चीजों को दरकिनार करते हुए पप्पू यादव को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्णिया उनको उतारा लोकसभा के अंदर, और पप्पू यादव ने उस चीज को बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज के लिए अपने आप को लोगों के सामने ये बात कही कि भाई मैंने तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन
आरजेडी ने उसके बावजूद उसको नाक का सवाल बनाया, पूर्णिया से पहले लोकसभा में हरवाया और उन्हीं की अपनी विधानसभा के अंदर बीमा भारती तीसरे नंबर पे धकेल दी गई और बड़े अंतर से धकेल दी गई। तो ये एनडीए के लिए तो सोचने का विषय, इंडिया गठबंधन के लिए भी सोचने का विषय। और इधर अगर हम बात करें हिमाचल की 3 सीटों की, तो यहां पुनः मैं दोबारा से बोलूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो रणनीति है कि दूसरे दल से विधायक तोड़ करके अपने दल में शामिल कर लो, उपचुनाव उनको चुनाव करवा करके उनको वापस जितवा के लाओ, यानी कि जो मध्य प्रदेश का मॉडल वो हर एक राज्य में लगाना चाह रहे, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपका कार्यकर्ता भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा और जनता भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि जो हिमाचल के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हुआ है, उनमें से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से तोड़ करके अपने में शामिल कर लिए और उसके बाद में जब उनकी सीट खाली हुई उनके ऊपर उनको चारों को रिपीट कर दिया। केवल 1 सीट जीत पाई हमीरपुर की, जबकि ये जो चारों विधानसभा सीट है इनके ऊपर लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। तो जनता ने लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन विधानसभा में इनको हरवा के भेज दिया। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर देखिए, अगर हम बात करें मंगलौर सीट की, तो मंगलौर सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भडाना को हरियाणा से ले जाकर के वहां चुनाव में उतार दिया। भाई आपको अगर कोई गुजर कैंडिडेट चाहिए था तो वहां के लोकल किसी व्यक्ति को आप इतना सबल बनाते, उसको चुनाव में उतारते। कहीं ना कहीं वहां पे बाहरी मुद्दा इतना हावी था कि उसके बावजूद 400 कुछ वोटों से वो चुनाव हारे। और रही बात बद्रीनाथ सीट की, तो बद्रीनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी नहीं थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से बद्रीनाथ के अंदर केवल 51.5% वोटिंग हुई, आपने देखा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को ये चीज भी समझनी चाहिए कि 51.5% वोटिंग क्यों हुई, यानी कि लगभग आधी जनता वोट देने नहीं निकली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जनता निराश है। तो इन चीजों को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है इनको अब ये सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके की जो राजनीतिक जनता, लेकिन निरंजन पोद्दार जी, जो भी रीजन रहा वो सबके सामने है। अब यहाँ पर जो नतीजे आए हैं और ऐसे में पार्टियों को काम करने की जरूरत है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म यहाँ पर नहीं किया। निरंजन पोद्दार जी, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। देखिए, ये बदलाव तो इस बार जरूर हमें देखने को मिला है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार जनता के जहन में क्या कुछ रहा होगा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट किए गए उपचुनाव में जो ये नतीजे सामने आए हैं? कौन सा मुद्दा ज्यादा चला है, क्या लग रहा है? देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जनता अब जो जिस तरीके की जो राजनीतिक पैंतरेबाजी चल रही थी, इस पैंतरेबाजी से आजी जा चुकी है। और वो पैंतरेबाजी किस बात की बात कर रहा हूं मैं, वो ये कि भाई कोई भी पार्टी का विधायक कभी भी अपनी सुविधा अनुसार उठा करके दूसरी में स्विच कर जाता है और वो पार्टी उसको हाथों हाथ लेकर के और उसको उसका टिकट दे करके और वहां से उसको दोबारा से विधायक बना के लाने की प्रयास करती है। तो इसके अंदर इनको ये चीज समझनी पड़ेगी, चाहे इसके अंदर आप उत्तराखंड का ले लीजिए, चाहे इसके अंदर आप हिमाचल का ले लीजिए, चाहे इसके अंदर आप बिहार का चुनाव ले लीजिए, ये आपको सारे यही संदेश दे रहे हैं। क्यों ये बात और मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे बीमा भारती की बात करें, चाहे हिमाचल के चारों विधायकों की बात करें, चाहे हम ये तमाम जो जितने हैं ये रिजल्ट इस चीज को संदेश दे रहे हैं कि और ये जो शुरुआत हुई थी ये घोसी विधानसभा सीट से हुई थी। ये भी आपको समझिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब घोसी विधानसभा चुनाव हुआ, दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से तोड़ करके अपनी तरफ ले आए और उनको दोबारा से चुनाव लड़वा दिया। आप देखेंगे वही दारा सिंह चौहान उसी सीट से लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हारे, यानी कि जनता ने उसको भी नकार दिया और बीजेपी की इस कृत्य को भी नकार दिया। लेकिन यहाँ पे जाहिरा जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण होता जा रहा है, वो इस चीज से प्रमाणित होता है कि जो चीजें मैंने कही अभी, भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता है, जो भाई यहाँ बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। भाई कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने भी तो यही किया था कि 2013 से पहले जब कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता था तो वो कहते थे किसी के मन में वहम तो चुनाव में आकर के चुनाव लड़कर दिखाइए, और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस 42 पे आ गई, फिर 54 पे आ गई और अब 99 पे है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नहीं हमें किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भाई आप मुझे एक बात बताइए जाहिरा जी, ये अभी कह रहे थे
कि विपक्षी दलों ने इनके खिलाफ दुष्प्रचार कर दिया, इनके खिलाफ लोगों को भरमा दिया, लोगों को जो है मूर्ख बना दिया। आप मुझे एक बात बताइए, राजनीति किस चीज का नाम है? राजनीति भरमाने का और समझाने का ही तो नाम राजनीति है। अगर विपक्ष इस चीज को भरमाने में कामयाब हुआ, आप अगर समझाने में नाकामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज में हारे हैं ना। और आज भी जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर 13 विधानसभा उपचुनावों के परिणामों की बात करें, तो आज भी जिस तरीके से इस चीज का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, जबकि यहाँ पे केवल भारतीय जनता पार्टी के पास से अपनी उसकी व्यक्तिगत केवल एक सीट उसके लिए लूज हुई है। बाकी की सारी सीटें या तो कन्वर्टेड थी, यानी कि बदली हुई सीटें थी, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की पहले से नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी जो इकोसिस्टम है या जो नैरेटिव है या जो जिसको कहते हैं प्रचार तंत्र, कहीं ना कहीं चाहे सोशल मीडिया हो, आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल तो मुझे इस टाइम ध्वस्त हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से अपोजिशन का आईटी सेल इतना स्ट्रांग है कि आप ये देखिए, राहुल गांधी जी सामने आकर के अपने जो उनकी जो आईटी सेल के कार्यकर्ता है उनको ये संदेश देना पड़ रहा है कि स्मृति ईरानी को अब बख्श दीजिए, अब उसको और ज्यादा ट्रोल मत कीजिए। तो कहने का तात्पर्य, आपको राहुल गांधी जी ये आईना दिखा रहे हैं कि हम आपको ट्रोल भी कर सकते हैं और हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप इन चीजों को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ हमारे में ये कमियां आई हैं, तब तक मेरे हिसाब से सुधार की आवश्यकता नहीं है। और ये जो मैं अभी शुरुआत में कह रहा था कि वहम तो कहीं ना कहीं टूटा है, लेकिन अहम नहीं टूटा। ये जो भाषा है, ये उस अहम की भाषा है ये। चलिए ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, देखिए बिहार में भी बड़ा उलटफेर यहाँ पर हमें इस बार उपचुनाव में देखने को मिला। आरजेडी और जेडीयू के कैंडिडेट को पीछे छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की वहां से। इसको किस तरह से देखें? देखिए जयरा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहूं, विशेषकर कांग्रेस जो उत्साहित हो रही है, मेरे हिसाब से इनको उत्साहित होने का इनका कोई बनता नहीं है। लेकिन अगर ये राजी होना चाह रहे हैं, ये अगर खुश होना चाहे, होते रहे, उसके ऊपर तो किसी का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। क्योंकि जो अभी आपने बात की बिहार की रुपौली विधानसभा सीट की, तो आप ये मान के चलिए कि उस सीट को इंडिया गठबंधन ने अपने नाक का सवाल बनाया हुआ था। जी। उस बीमा भारती की रुपौली सीट के ऊपर तेजस्वी यादव जी खुद कैंप कर रहे थे और कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पे लगातार कैंप कर रहे थे। उसके बावजूद उस सीट की क्या दुर्गति हुई, पहली बात। और दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इनकी बात को भी थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता जो है वो बीजेपी से निराश नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जनता आपको स्वीकार कर रही है। जनता ने आपको भी स्वीकार नहीं किया। इसका परिणाम ये है कि आप 326 सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव लड़े और 99 पे जीते, यानी कि 227 पे आप हारे। लेकिन अगर आप उसको अपना एक गाजे बाजे के साथ उसकी जीत बताना चाहे, बताते रहिए, कोई इसके ऊपर कोई प्रतिबंध थोड़ी है किसी का। संविधान में तो उसको प्रतिबंधित किया हुआ नहीं है। और जो अभी भी जिस तरीके से आप बात करें, और इसके अंदर भी आपको मैं चीज बताऊं, आपके नेता राहुल गांधी जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने ये कहा कि अयोध्या का जो राम मंदिर आंदोलन है उसको हमने हरा दिया, चाहे उन्होंने उनका मकसद रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन उनकी शब्दावली ये थी कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक, सारे दिन हिंसा में लिप्त रहता है। भैया, जिनकी जबान के ऊपर लगाम नहीं है, जिनको जो बोलना क्या चाहते हैं और बोल क्या जाते हैं, उनको आपने अब एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन आपने बना दिया है। और अब आप देखते जाइए कि जब सेशन चालू होगा, अब एलओपी जब बोलेगा तो वो क्या बोलना चाहेगा, क्या बोलेगा, और जनता का उसके अंदर क्या रिएक्शन होगा। आपको भी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं जाहिरा जी कि आज की तारीख में तमाम राजनीतिक पार्टियों को जनता का एक सीधा सा संदेश है कि जो हमारे विधि विशेषज्ञ थे, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने हमें लोकतंत्र की अवधारणा हमें दी, उस अवधारणा के हिसाब से आप राजनीति करते हैं तो आप सिरोधारी हैं। अगर आप उसके अंदर अपनी बाजीगरी लगाते हैं, अपनी चाणक्यगिरी लगाते हैं, तो हमें वो चीज स्वीकार्य नहीं है। हम आपको भी धरातल पे ला सकते हैं। जनता इस चीज को कह रही है
चाहे उसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों और जो जिस तरीके से अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, भैया आपको मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी यही है कि 2021 के अंदर विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव हो, चुनाव लड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उनके हाल पे छोड़ देती है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और जो आप कह रहे हैं कि बिहार के पश्चिम बंगाल के अंदर इतना बड़ा विकास मॉडल, कहां है पश्चिम बंगाल? आज की तारीख में उद्योग की बात करो तो पश्चिम बंगाल सबसे पिछले निचले स्तर के ऊपर जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कोई चीज है तो वो केवल एक ही चीज है और वो है वहां पे हिंसा, और वो चुनाव दौरान भी हमने देखी, चुनाव बाद में भी हमने देखी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि वहां पे जिस तरीके से एक वातावरण का अपने पक्ष में, या यूं कहें कि इस तरीके से चुनाव जीत करके आप ये कहें कि लोकतंत्र बहुत मजबूत कर रहे हैं, तो मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। आपको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो मां माटी मानुष की बात करके जो ममता बनर्जी जिस राजनीति के खिलाफत मुखालफत करके, सीपीएम की राजनीति की मुखालफत करके आई थी, आज कहीं ना कहीं वो उसी राजनीति की कॉपी पेस्ट करके वहां पे शासन चला रही है। तो सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि इनको ये चीज समझ में कब तक आती है। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात कही यहाँ पर आपने। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।